डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस वीडियो में 18 सामग्री हो सकती है जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया यह वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो रेड स्टोरी FM द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी बेहतरीन कहानियां और अपडेट मिल सकें। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो आपको सूचित रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए दिलचस्प और मनोरंजक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। रेड स्टोरी FM परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। आज का मिलियनेयर आखिरी सांस है। रुचि, आई लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सिद्धार्थ ने स्कूल कैंपस के बीचों बीच रुचि को अपने दिल की बात कही, लेकिन सिद्धार्थ के ये कहते ही रुचि उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वॉट? वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? आहा, अच्छा मजाक है। रुचि को अपना मजाक उड़ाते देख सिद्धार्थ हैरानी से बोला, रुचि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं और तुम तो हमेशा साथ रहते हैं। तुम मेरे बगैर कहीं जाती तक नहीं हो। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे एक मौका दे दो अपना प्यार साबित करने का। इस पर रुचि, जो अभी तक हंस रही होती है, वो गुस्से में बोली, ओ प्लीज। मौका उन्हें दिया जाता है जो मौका देने के लायक होते हैं। तुम्हारे साथ हंस हंस के 2 बातें क्या कर ली? तुम तो अपने आप को रॉकिया समझने लगे। भूलो मत तुम्हारी औकात क्या है, समझे? और रही बात तुम्हें हर जगह साथ ले जाने की, तो कोई तो मेरा बैग उठाने वाला होना चाहिए ना। अब हटो मेरे सामने से, बड़े आए गर्लफ्रेंड बनाने वाले। इतना कहकर रुचि वहां से जाने लगी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुचि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे इमोशंस के साथ ऐसे नहीं खेल सकती। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा। लेकिन सिद्धार्थ को अपना हाथ पकड़े देखकर रुचि को गुस्सा आ जाता है और वो झटके से अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। जब तक तुम जैसे लोगों को मजा न चखाया जाए ना, तब तक तुम लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं आता। रुको तुम, अभी तुम्हारा सारा प्यार का बुखार उतारती हूँ। और इतना कहकर रुचि वहां से स्कूल के अंदर चली जाती है। और फिर कुछ देर में स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश वर्मा गुस्से से तिल मिलाते हुए सिद्धार्थ के क्लासरूम में जाकर उसे क्लासरूम के बाहर बुलाते हुए बोले, सिद्धार्थ अपना बैग लेकर बाहर आओ, अभी के अभी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही सिद्धार्थ चुपचाप अपना बैग उठाता है और क्लासरूम के बाहर आ जाता है। लेकिन उसके बाहर आते ही प्रिंसिपल सुरेश उस पर बरस पड़ते हैं, तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है तो तुम अब अपना ये बैग वैग लेकर तुरंत यहां से दफा हो जाओ। लेकिन प्रिंसिपल सुरेश वर्मा की बातों से सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए सिद्धार्थ शांति से प्रिंसिपल सुरेश से पूछता है, लेकिन सर आप मुझे स्कूल से ऐसे ही नहीं निकाल सकते। कम से कम मुझे स्कूल से ऐसे ही नहीं निकाल सकते। कम से कम मुझे स्कूल से निकाले जाने की वजह तो पता होनी चाहिए कि आखिर क्यों मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शहर के सबसे बड़े स्कूल में से एक है और इस वक्त मिस्टर वर्मा अपने स्कूल की रेपुटेशन और कंप्लेंट्स की वजह से सिद्धार्थ पर बरस रहे हैं। तभी सिद्धार्थ की बात सुनकर प्रिंसिपल वर्मा और भी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब सवाल करने की? मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ सिद्धार्थ। मेरे पास यह सारे हक हैं कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल सकता हूँ और क्लास से भी। लेकिन तुम्हें वजह जाननी है ना, तो सुनो। तुम्हारे अगेंस्ट मेरे पास काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि तुम कभी क्लास टाइम पर नहीं आते और आवारागर्दी में लगे रहते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा भी करते हो और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम अब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करने लगे हो। मुझे तुम्हारे टीचर ने बताया कि तुम्हें पहले भी काफी सारी वार्निंग्स मिल चुकी हैं, लेकिन तुमने उनको भी बेहद हल्के में लिया। हम तुम्हारे दादाजी की इज्जत करते हैं, इसलिए इतने दिनों से सब कुछ टॉलरेट करते रहे, लेकिन अब सब बातों की अति हो गई है।
इसलिए तुम्हें अभी के अभी स्कूल से निकाला जा रहा है। तो अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम अपने स्कूल का माहौल नहीं खराब करना चाहते तुम जैसे स्टूडेंट को यहाँ रखकर। और इतना कहकर प्रिंसिपल वर्मा ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ मारकर उसे धकेल दिया, जिससे उसकी सारी बुक्स और कॉपी जमीन पर फैल गईं। लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वहीं बाकी स्टूडेंट्स क्लास की खिड़की से बाहर झांक रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। फिर सिद्धार्थ की क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में कुछ न कुछ बातें करने लगे, मगर सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना बिखरा हुआ सामान उठाना शुरू कर दिया। तभी सिद्धार्थ के कानों में उन स्टूडेंट्स की बातें सुनाई दी। डाइस, ये देखो, इसने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अभी तो जगह जगह कॉलेज में एडमिशन शुरू होने वाले हैं और इस लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब इसका क्या होगा? क्या बात कर रहा है भाई? इससे स्कूल एग्जाम्स में तो पास हुआ नहीं जाता ठीक से, तो क्या इसे कॉलेज में एडमिशन मिलता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस तरह के लोग तो मेहनत मजदूरी भी ठीक से नहीं कर सकते। इसके बस की नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रुचि के आगे पीछे घूमा करता था, आज उसी ने इसकी लंका लगा दी। और इतना कहकर वो स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इतनी बेइज्जती और खरी खोटी सुनने के बाद भी सिद्धार्थ ने किसी से कुछ नहीं कहा और सब लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। मगर इन बातों ने उसके अंदर के गुस्से और उदासी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सिद्धार्थ की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं और वो बार बार गुस्से में रगड़ते हुए अपने आंसू पोंछते जाता है। लेकिन उसने चुपचाप कांपते हुए हाथों से अपनी किताबें उठाईं और वह बिना पीछे मुड़े चुपचाप स्कूल से बाहर आ गया। बाहर आसमान में घने काले बादल छाए हैं, जैसे वो भी सिद्धार्थ की काली जिंदगी को बयां कर रहे हों। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं, जैसे वो सिद्धार्थ के अंदर उठते दर्द को प्रतीक हों। तभी बारिश की तेज धार गिरने लगती है, मानो सिद्धार्थ के साथ साथ आज आसमान भी रो रहा हो। मगर सिद्धार्थ के ऊपर इनमें से किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा होता। उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे अंधेरे कुएं में फेंक दिया हो, जहां रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं है। फिर सिद्धार्थ स्कूल गेट के बाहर खड़े होने के थोड़ी देर बाद वहां से घर जाने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसी के स्कूल के प्रिंसिपल उसे स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं, और वह भी अब जब कॉलेज में एडमिशन शुरू होने वाले हैं। उसकी तो असल जिंदगी अभी शुरू होने वाली थी, पर शुरू होने से पहले ही सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है। आज उसकी एक बेहतर फ्यूचर को लेकर सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अभी सिद्धार्थ स्कूल के गेट से थोड़ा आगे ही पहुंचा होता है कि तभी अचानक से एक ब्लैक फरारी कार उसके पास आकर रुकती है और उसकी स्पीड की वजह से सड़क पर बने गड्ढे का सारा गंदा पानी और कीचड़ सिद्धार्थ के ऊपर आकर गिर जाता है। छपाक। सिद्धार्थ अपने चेहरे को साफ करने लगता है कि तभी कार के अंदर से एक यंग कपल निकलकर बाहर आता है। वह लड़का काफी लंबा और हैंडसम है, लेकिन लड़की के हैवी मेकअप की वजह से उसके चेहरे और फीचर्स को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। वह दोनों कार से उतरते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े सिद्धार्थ की तरफ आते हैं। तभी उस लड़के ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और सिद्धार्थ के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ये ले, ये रख और मेरी बंदी से दूर रहे। अगर आज के बाद तू इसके आसपास भी दिखाई दिया ना, तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या हश्र होगा। और इतना कहकर वो लड़का उस नोटों की गड्डी को सिद्धार्थ के मुंह पर दे मारता है, जिसे देख सिद्धार्थ को हैरानी होती है, लेकिन वहीं उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी उस लड़के के ऐसा करते ही 7-8 आदमियों का एक गैंग अचानक वहां आकर सिद्धार्थ को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो गया। उन लोगों के हाथ में आयरन रॉड और चाकू थे। उन सबके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह आज सिद्धार्थ की जान ही ले लेंगे। मगर इस सब के बावजूद भी सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया और बारिश ने उसके आंसुओं को छिपा लिया। तभी सिद्धार्थ रुचि से बोला, रुचि, यह सब क्या है? यह लड़का कौन है? क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो? माना कि तुम मुझे उस तरह से पसंद नहीं करती, लेकिन क्या तुम ये भी भूल गई कि हम दोस्त थे? ये सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। क्या लगा रखा है और किस बात की दोस्ती? हाँ, तेरे जैसे दसियों मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो अपनी औकात देखकर प्यार करना आगे से, समझे? और आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ को लगता था कि रुचि उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन रुचि तो उसे इसलिए साथ रखती थी क्योंकि वो हैंडसम था।
तभी सिद्धार्थ रुचि की बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसके सामने खड़ी यह लड़की वही है जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था। आखिरकार सिद्धार्थ ने अपने आप को संभाला और उस लड़के रॉकी मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार जो अपने मुंह से कुछ भी निकाला तो मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना। लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगा और उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, हा 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 हा, क्या कहा, जरा इस भीगी बिल्ली की अकड़ देखो तो। पर रॉकी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले पानी में भीगी पड़ी वो पैसों की गड्डी उठा ली और रॉकी के मुंह पर मारते हुए बोला, ये लो, अपने अमीरी अपने पास रखो। लेकिन सिद्धार्थ के ऐसा करते ही रॉकी गुस्से से तिलमिला उठा और उसने गुंडों को इशारा किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मार डालो इसे। रॉकी की बातन सुनकर उन सारे आदमियों ने तुरंत सिद्धार्थ को अपने हाथों में पकड़े हथियारों से उसे एक साथ मारना शुरू कर दिया। अचानक किसी आदमी ने उसके चेहरे पर जोरदार रॉड मारा, जिसकी वजह से सिद्धार्थ जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर पड़ा और उस वार की वजह से सिद्धार्थ का गाल फट गया, जिससे खून रिसने लगा। लेकिन वह गुंडे सिद्धार्थ की हालत देखने के बाद भी उसे बख्शते नहीं और उसे घूसों और लातों से मारना जारी रखते हैं। तभी एक गुंडे ने जोर से सिद्धार्थ के पैर पर लात मारी और फिर उसके उसी पैर को पकड़कर कसकर मरोड़ दिया, जिससे चट 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 से हड्डी टूटने की आवाज आई। सिद्धार्थ दर्द से चीख उठा और उसकी चीख सुनकर रुचि के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने रेंगकर उन गुंडों से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गुंडे ने सिद्धार्थ के हाथ को अपने जूतों के नीचे कसकर मसल दिया। सिद्धार्थ के चीखने की आवाजें बढ़ती गईं और वो गुंडे उसे मारते रहे, जिससे सिद्धार्थ का पूरा शरीर कांपने लगा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया और वह दर्द से छटपटाने लगा। उन लोगों ने मार मार कर उसकी काफी हड्डियां तोड़ दी, जिसके बाद सिद्धार्थ ने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया। तभी एक गुंडा चिल्लाया, रुक जाओ सारे। ये सुनकर रॉकी ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हो गया? उस गुंडे ने रॉकी से थोड़ा घबराकर कहा, ये तो हिल भी नहीं रहा भाई, लगता है ये मर गया। ये तो हिल भी नहीं रहा, लगता है भाई ये मर गया। उस गुंडे के ये शब्द सुनते ही रुचि चौंक गई, मर गया। इस पर रॉकी उस गुंडे से बोला, ध्यान से चेक करो। रॉकी के इतना कहते ही वो गुंडा एक बार फिर सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनें चेक करता है, लेकिन उसे सिद्धार्थ की धड़कन नहीं सुनाई देती। ये देखकर रुचि घबराकर बोली, शिट शिट शिट, ये मर गया। अब क्या होगा? मुझे जेल नहीं जाना। तुमको हीरो बनना था ना, तुमने मार दिया इसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। लेकिन रॉकी रुचि को शांत कराते हुए बोला, चुप हो जाओ और चिल करो, इसके मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर रुचि उसी तरह घबराकर पूछती है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? लेकिन रॉकी एकदम आराम से बोलता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि तुमने इसके तुम्हें प्रपोज करने के बाद कहीं नहीं देखा, ठीक है? इतना कहकर रॉकी उन गुंडों से बोला, और तुम लोग सुनो, इसे उठाकर तालाब में फेंक दो। ऐसा लगना चाहिए जैसे पानी में डूबकर इसकी मौत हुई है। ठीक है, जाओ अब इसकी लाश ठिकाने दो। रॉकी की बात सुनते ही उन गुंडों ने एक भी सेकंड गंवाए बिना सिद्धार्थ के बेजान शरीर को उठाया और उसे वैन में डालकर वहां से गायब हो गए। तभी रॉकी ने रुचि की तरफ देखकर कहा, तो हम कहाँ थे? हाँ, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर रुचि को घबराया हुआ देखकर रॉकी प्यार से उससे कहता है, मुझे पता है कि क्या चीज तुम्हारे मूड को अच्छा कर देगी, तो चले, मेरा महरौली वाला फार्म हाउस खाली है बेबी गर्ल। रॉकी को ऐसे प्यार जताते देख रुचि का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है और वो उससे कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मेरा फोन पुराना हो गया है, मुझे एक नया फोन दिलवा दो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। और इतना कहते हुए रुचि ने तुरंत अपनी बाहें रॉकी के गले में डाल ली। ओ सच में? इतना कहते हुए रॉकी ने रुचि का चेहरा अपनी हथेली में भरा और अपनी हवस भरी निगाहों से रुचि को देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो चलो। इतना कहते ही रॉकी ने रुचि को कसकर उसकी कमर से पकड़ा
और वो उसे वहीं सबके सामने किस करने लगा। रुचि ने काफी हैवी मेकअप किया हुआ है और बोल्ड रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। स्कूल के बच्चे ज्यादातर टीचर्स की बताई हुई बातों का ध्यान रखते हैं और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, मगर इसके बावजूद भी रुचि ने अपने स्कूल के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए हैं, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही है। इसके अलावा उसकी स्कर्ट भी बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ऊंची है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी काफी मस्कुलर लड़का है, जिसने अपनी शर्ट के कॉलर खड़े किए हुए हैं। उसने एक कान में डायमंड का ईयरिंग पहना हुआ है, तो उसके गले में एक मोटी गोल्ड की चैन है। उसने अपने बाल जेल लगाकर खड़े किए हुए हैं। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में डूबे हुए हैं। जब वो दोनों अपने ऊपर और काबू नहीं कर पाए, तो रॉकी ने रुचि को अपनी गोद में उठा लिया और फरारी में बिठा दिया। फिर कुछ ही देर में वो फरारी हवा की रफ्तार से वहां से फरार हो गई। वहीं आसमान में तेज बारिश के साथ रह रहकर बादल घुमड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घटने वाला है, लेकिन क्या? तभी तालाब के पास एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। भारी बारिश में उस गाड़ी से 2 लोग उतरे। ये 2 लोग और कोई नहीं बल्कि रॉकी के गुंडे हैं। एक आदमी ने तुरंत अपने आसपास देखते हुए दूसरे आदमी से कहा, अरे ए हलकट, जल्दी कर जल्दी, अभी कोई नहीं है यहाँ। तूने ऐसे ही देर लगाई और किसी ने अपने को देख लिया तो पंगा हो जाएगा। दूसरे आदमी ने, जो अपने हाथ में काफी मुश्किल से एक बोरी उठाए लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, उसने कहा, हाँ बे, आ रहा हूं। ये लड़का भी दिखने में ही बच्चा लगता है, लेकिन साला है बहुत भारी। दूसरे आदमी ने भी जाकर तुरंत उसकी मदद की और वो दोनों मिलकर उस बोरी को उठाए उसे तालाब के किनारे ले आए। उसे नीचे जमीन पर पटकते ही उन्होंने भारी सांसें लेते हुए कहा, अब जल्दी से उसे उठाकर फेंक दे, नहीं तो कोई हमें यहां देख लेगा। उन्होंने तुरंत जैसे तैसे करके बोरी से सिद्धार्थ को बाहर निकाला और उसे उठाकर एक झटके में तालाब में फेंक दिया, जिससे एक जोर की छपाक की आवाज हुई और सिद्धार्थ की बॉडी तालाब के तल की ओर डूबने लगी। तभी वो गुंडे तुरंत ही वैन में बैठकर वहां से भाग निकले। काई से हरा हो चुका एक बड़ा सा तालाब और इसी पानी में सिद्धार्थ उस तालाब के तल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी जैसे सिद्धार्थ को एहसास हुआ हो कि वो डूब रहा है और वो खुद को बचाने की कोशिश में लग जाता है। सिद्धार्थ अपने एक हाथ और पैर से तैरने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका एक हाथ और उसका एक पैर तो उन गुंडों ने तोड़ दिया था। सिद्धार्थ डूबता जा रहा है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार ऊपर आने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वो खुद को बचा लेगा, लेकिन उसकी सांसें अब उसका साथ देना छोड़ देती हैं। सिद्धार्थ को आसमान में वो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। उसमें चमकती रोशनी दिखाई दे रही है और उस रोशनी को देख देख कर सिद्धार्थ में ऊर्जा आती है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो हार जाता है और उसकी लाचारी जीत है। फिर उसका शरीर स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे तालाब के तल की तरफ डूबने लगता है। लेकिन सिद्धार्थ की आंखें खुली हैं, इस उम्मीद में कि उसे कोई बचा लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता और सिद्धार्थ तालाब में डूब जाता है। तेज बारिश हो रही है और रह रहकर बिजली कड़क रही है। तालाब में बारिश की बूंदों से हलचल हो रही है कि तभी एक चेहरा उसमें उभर आता है। उस चेहरे के उभरते ही अचानक बादल गरजने की आवाज होती है, मानो कहीं कोई धमाका हुआ हो। तभी कड़ाके की बिजली कड़कती है और एक बिजली उस तालाब में आकर गिरती है, मानो वो बिजली सिद्धार्थ के ऊपर आकर गिरी हो। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की आंखें एक गहरी सांस के साथ खुलती हैं, जैसे किसी ने उसमें जान फूंक दी हो और वो जिंदा हो गया। सिद्धार्थ अपने शरीर को तालाब में तैरता देख हैरान है। तभी उसके पैर की उंगलियों में हरकत होती है, फिर उसके हाथ की उंगलियों में हरकत होती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ को अपने शरीर में जान सी महसूस होती है, तो वो तैरता हुआ तालाब के किनारे आ जाता है। किनारे पर पहुंचते ही वो घसीटता हुआ पानी से बाहर निकलता है और बाहर आते ही जोर जोर से खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो लगातार खांसते जा रहा है और उसके मुंह से पानी निकलते जा रहा है। फिर सिद्धार्थ अपने एक हाथ से उठने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो दूसरे हाथ का हल्का सा सहारा लेता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ का दर्द गायब हो गया है। फिर सिद्धार्थ अपने पैरों की तरफ देखता है और उठने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पैरों का दर्द भी कहीं छू मंतर हो गया है। लेकिन अचानक सिद्धार्थ धड़ाम से उस कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ता है और जोर जोर से खांसने लगता है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो वापस से खड़ा हो पाए। शाम का वक्त है, बादल छट चुके हैं,
बारिश होने के बाद का आसमान अपने साथ नई ताजगी लिए हुए है। हर तरफ सूरज की लालिमा छा गई है, पेड़ पौधे नहा लिए हैं और पंछी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हर तरफ मन को शांत कर देने वाली रोशनी फैली हुई है। तभी तालाब किनारे सिद्धार्थ को होश आता है। अपनी आंखें खोलने के बाद सिद्धार्थ उठकर चारों तरफ देखता है। फिर वह किसी तरह खुद को खड़ा करता है और धीरे धीरे चलता हुआ सड़क किनारे आ जाता है। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। स्कूल के प्रिंसिपल, रुचि, फिर रॉकी और उसके गुंडे, सब कुछ सिद्धार्थ के दिमाग में एक एक करके सामने आने लगता है। सिद्धार्थ का यह समझना मुश्किल हो रहा होता है कि जब रॉकी के गुंडों ने उसकी हालत अधमरी कर दी थी तो वो ठीक कैसे हो गया, कैसे उसका सारा दर्द हवा हो गया, कैसे उसकी सारी चोटें अपने आप गायब हो गईं। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अपने घर की तरफ चला जा रहा है। सिद्धार्थ दिल्ली शहर के छोटे से एरिया में रहता है। सिद्धार्थ उन संकरी गलियों से होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है। वहां पर एक जैसे छोटे छोटे घर हैं और उन घरों के बाहर गंदी नालियां हैं। अगर कोई भी इंसान वहां पर आए तो वह उस गली में घुसना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन सिद्धार्थ के लिए यह सब बेहद आम है। वह इन्हीं गलियों में खेल कूद कर तो बड़ा हुआ है। जब सिद्धार्थ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बसंत सिंह दरवाजे पर खड़े बीड़ी पी रहे हैं। उसने घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर उसकी मां सुनीता एक कोने में बैठकर रो रही हैं और उसकी बहन श्वेता, जिसे प्यार से घर पर गुड़िया बुलाते हैं, बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपना होमवर्क कर रही है। घर की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सिद्धार्थ घर के अंदर जाने लगता है कि तभी उसके पिता उसे घूरते हुए देखते हैं और उस सुलगती हुई बीड़ी को फेंककर अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। फिर वो सिद्धार्थ पर चिल्लाने लगे, ई देखा आ गए नेताजी, आवा आवा तुम्हरे ही का इंतजार। अब हजूर बताने की कृपा करबो कि अतनी देर से कहां लाग गईल। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी सख्त आवाज में पूछा, और ई तुम्हारे कपड़े क्यों भीजे हैं? अपने पिता को गुस्से में देखकर सिद्धार्थ सहम गया। वो मैं फिसलकर तालाब में गिर गया था, इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। लेकिन बसंत सिद्धार्थ का कान कसकर पकड़कर बोले, अच्छा अच्छा सुना गुड़िया की माँ, ई तुम्हारे लाडले सपूत सकूल छोड़कर तालाब किनारे बैठकर पड़त रहे। तुम्हारे सकूल से फोन आया रहा और ऊ बताए कि ऊ तुमका सकूल से निकाल दीन है। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया, मगर उसने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके परिवार को यह आज नहीं तो कल पता चलना ही था। वह चाहकर भी इस बात को उन लोगों से छुपा नहीं सकता था। नालायक, तुम सबके सामने हमरी नाक कटवा दियो। तुम लड़कियां छेड़त रहे अपने सकूल मां। हम तुम्हारे लिए यहाँ दिन रात एक कर दिए दे रहे हैं और तुम अपने ऊ लफंगा दोस्तन के साथ हीरोगर्दी करत हो। सुन रही हो न गुड़िया की माँ, इनका क्या नाम है? ऊ का? हाँ, इनका कबीर सिंह बने का है। रहने खाने का ठिकाना है नहीं ठीक से, और ई चले हैं हीरो बनने। तुमका हमरी छाती पर मोम दलने का ठेका लिए हो। बसंत गुस्से में डांटते। सिद्धार्थ चुपचाप अपना सिर नीचे किए अपने पिता की डांट फटकार सुनता रहा। उसकी आंखें नम हैं क्योंकि उसे तो अपने दुख दर्द सुनाने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने पिता को बताना चाहता है कि कैसे उसे जान से मारने की कोशिश की गई, कैसे उसे उसके गरीब होने की सजा दी गई। लेकिन अपने पिता की फटकार के आगे सिद्धार्थ के होंठ सिल जाते हैं। वहीं घर के अंदर से सुनीता का रोना और भी तेज हो गया। उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सिद्धार्थ पिछले 10 सालों से काफी मन लगाकर पढ़ रहा है और उन्हें पूरा यकीन है कि उसका कॉलेज में एडमिशन भी बहुत आसानी से हो जाता। मगर इतने जरूरी समय में उसके स्कूल वालों ने बेरहमी से उसे स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने एक तरीके से उनके बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी। यही सिद्धार्थ को अपने माँ बाप के लिए काफी बुरा लग रहा है। बेशक वह लोग उसके सगे माँ बाप नहीं हैं, मगर जब से सिद्धार्थ 4 साल का था और वह उन लोगों की जिंदगी में आया है, तब से सुनीता और बसंत ने सिद्धार्थ को बेहद प्यार और सपोर्ट दिया। इसलिए वह जानता है कि उसके माँ बाप के लिए यह कितना बड़ा झटका है। तभी सिद्धार्थ के पिता बसंत ने लगभग चीखते हुए कहा, अब बस बहुत हुई गवाह, आज तुम ई घर की चौखट के अंदर कदम नहीं रखोगे, और अगर रखा तो हम तुम्हार चमड़ी उधेड़ देगा। और इतना कहकर बसंत ने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से चले गए और सिद्धार्थ घर की चौखट पर खड़े खड़े कांपता रहा।
बसंत के जाने के बाद सिद्धार्थ घर की दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। आज जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए कोई आम बात नहीं है। उसका दिमाग इन्हीं सब बातों में उलझा रहा और देखते ही देखते रात हो गई। अंधेरा छा चुका है और आसमान में चांद खिला हुआ है। कुछ देर बाद वहां पर चहल पहल कम हो गई और कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। तभी सिद्धार्थ को दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वह उस तरफ देखने लगा। वहीं उसकी मां सुनीता ने अपने बेटे की हालत देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहा, हमार बाबू, चल हमरे साथ भीतर चल, कतनी देर से यहां बैठा बैठा कांप रहा है। घर के अंदर आते ही उन्होंने अपने आंसू साफ किए और अपनी साड़ी के आंचल से ही सिद्धार्थ का भीगा हुआ सिर पोंछने लगी। बाबू, जा भीतर कमरा में जाकर अपना कपड़ा बदल ले, नहीं तो सर्दी लग जाए। हम तुम्हारे लिए कछू खाने को लेकर आते हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। सिद्धार्थ ने नहाने के बाद अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ यह चमत्कार कैसे हुआ। सिद्धार्थ सुबह सोकर उठा और उठकर ऊँघते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। फिर कुछ देर बाद सिद्धार्थ जैसे ही मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आया और उसने अपना चश्मा लगाया तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। सिद्धार्थ ने अपना चश्मा उतारा और उसे साफ करने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे सब साफ दिख रहा है, इसलिए चश्मा साफ करते हुए उसके हाथ रुक गए। फिर सिद्धार्थ ने फौरन आईने में जाकर अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी सिद्धार्थ ने एक बार अपना चश्मा वापस लगाकर देखा तो फिर से सब धुंधला सा दिखने लगा। उसने तुरंत आंखों से अपना चश्मा हटाकर कर देखा तो उसे साफ दिखने लगा। ये देखकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये मुझे अचानक से बिना चश्मे के सब साफ साफ कैसे दिखने लग गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही सिद्धार्थ ने नहाकर कपड़े पहने तो वो उन्हें पहन ही नहीं पा रहा होता। उसके सारे कपड़े टाइट हो चुके हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है। उसने जैसे ही अपनी शर्ट पहनी तो वो शर्ट भी उसकी मसल पर आते आते फट गई। ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें खुली की खुली रह गई। ये अचानक से मैं सलमान खान कैसे बन गया, उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा। सिद्धार्थ के साथ हुई कल की घटना के बाद से वो पूरी तरह से बदल चुका है और एक नया इंसान बन चुका है। अपने शरीर की मजबूती देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक चमक। सिद्धार्थ बाहर जाकर अपनी माँ और बहन को ये सब बताना चाहता है, लेकिन अपने पिता के डर से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। इसलिए वह अपने डेस्क पर बैठकर किताब खोलकर पढ़ने लगा। 1 घंटा बीतने के बाद उसने अपनी किताब नीचे रखी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली ताकि वह अपने दिल की धड़कनों को शांत कर सके। सिद्धार्थ सोचने लगता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी भी इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उसकी बॉडी किसी भी मामूली इंसान से कहीं बेहतर हो चुकी है, मगर सिद्धार्थ को सबसे अच्छी बात यह लगी कि उसका दिमाग भी पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो रहा है। उसे अभी कुछ देर पहले पड़ी हुए सारी चीजें एक बार में याद हो गई हैं। सिद्धार्थ खुद को इस सब की कोई सफाई नहीं दे पा रहा होता और वह किसी को बता भी नहीं सकता कि आज वह कितना ज्यादा खुश है। तभी अपने एक्साइटेड हाथों से उसने अपना पुराना गिटार पकड़ा और एक गाना बजाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि वह सच में इतने अच्छे से कुछ बजा सकता है। यहाँ तक कि वह बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से वह गाना बजा पा रहा है। यह सब कुछ उसके लिए बेहद नया है। एक तरफ वह काफी ज्यादा डरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वह काफी खुश भी है। अपने इस नए सुपर ब्रेन के साथ वह किसी भी चीज को बेहद आसानी से और बेहद कम समय में याद कर सकता है। इन सारी चीजों को समझने में उसे थोड़ा वक्त लग रहा है। सिद्धार्थ अपनी किताब में पूरी तरह से तल्लीन ही होता है कि तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसकी बहन अंदर आई। ओए सिड, क्या कर रहा है? श्वेता अपने हाथ में एक सेब लिए अंदर आई और आराम से बैठकर सेब खाते हुए पूछा। उसे देखते ही सिद्धार्थ ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और कहा, अरे तू फिर से मेरा दिमाग खाने आ गई। जा बाहर जाकर अपना सेब खा, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, तुझे जो करना है कर ले। इतना कहकर वो आराम से पांव पसार कर वहीं बैठ गई। श्वेता सिद्धार्थ से 2 साल छोटी है, लेकिन उसके नखरे बिल्कुल बड़ों जैसे है।
वो घर में सबके ऊपर अपना हुक्म चलाती है और सबको उसकी बात माननी पड़ती है। तुझे कुछ काम है? सिद्धार्थ ने उसे जल्दी से वहां से भगाने के लिए पूछा। मुझे कोई काम नहीं है। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ की किताबों पर पड़ी और उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए पूछा, अब तू पढ़ने भी लगा है? तुझे क्या लगता है तेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या नहीं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। अच्छा चल, इतना मत सोच, मुझे लगता है तेरा एडमिशन हो जाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए पूछा, हाँ हाँ, अच्छा, और तुझे कैसे पता कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा? इतना भी नालायक नहीं है तू। बाकी कुछ असर तो मुझ जैसे जीनियस का भी पड़ा ही होगा ना तुझ पे। इतना कहकर श्वेता ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लिया, जैसे वो कहीं की राजकुमारी हो। हाँ, अभी बताऊं पापा को कि अपना होमवर्क छोड़कर यहाँ पर क्या बकवास कर रही है तू? रुक पापा। उसे डराने के लिए सिद्धार्थ ने धीरे से पुकारा, लेकिन तभी श्वेता ने उठते हुए कहा, हाँ 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 ठीक है, नहीं बोल रही कुछ? नाराज क्यों हो रहा है? तभी अचानक से श्वेता की नजर सिद्धार्थ के चेहरे और उसकी बॉडी पर पड़ी। वह कुछ देर तक अपने भाई की तरफ देखती रही और फिर उसने पूछा, साइड, तुझे कुछ हुआ है क्या? आज तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचा गया और उसने पूछा, अजीब सा मतलब? मैं अजीब कैसे लग रहा हूं? मुझे नहीं पता। फिर श्वेता ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो अजीब जरूर है। इतना कहकर श्वेता उसके कमरे से चली जाती है। श्वेता अपने भाई को यह नहीं बता सकती कि अचानक से उसे सिद्धार्थ पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है और उसकी आंखों में एक चमक है जो श्वेता ने आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि वह कुछ इंच लंबा भी लग रहा है। लेकिन इन सब की वजह क्या है? कुछ देर बाद सिद्धार्थ के पिता बसंत घर लौटे और सीधा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर का लॉकर खोला तो तभी सुनीता अंदर आ गई और उन्होंने अपने पति से पूछा, अरे गुड़िया के बापू, ई सब का करत हो? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से बसंत लॉकर खोलकर क्या कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बीवी से कहा, हमका ई सब रुपया निकाले का पड़ी गुड़िया की माँ। अगर हम ई रुपया नहीं निकाले तो हमार बेटवा किसी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाए। बसंत की बात सुनकर सुनीता काफी परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत बसंत के करीब जाकर उनसे पूछा, पर गुड़िया, ऊ का होई? हमने पाई पाई करके ऊ की शादी के लिए पैसा जोड़ने शुरू किए हैं। अगर हम अभी पैसा निकाल ले तो ऊ के लिए का बची? अपनी बीवी की बात सुनकर बसंत कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। अपनी बेटी का चेहरा अपनी आंखों के सामने आते ही उनकी आंखें भर आई, मगर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गुड़िया का माँ, हमका कछु ना कछु तो करना ही होगा। हम अपन बेटवा को ई तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता। लेकिन तू गुड़िया की फिक्र ना कर। अरे हम ऊ का बाप हूँ बाप। हम ऊ का कहीं से कोई कमी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ऊ की शादी हम धूमधाम से करी। हम और कड़ी मेहनत करबे। एको जगह रहरी लगाने की जगह गली गली जाकर फल बेचब। हम पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। गुड़िया की माँ, हम पर भरोसा रख। सुनीता की आंखों में आंसू हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ कमरे के बाहर छुपकर सारी बातें सुन रहा है। ये सब सुनकर वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे माँ बाप इतनी तकलीफ में सिर्फ मेरी वजह से है। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो चुपचाप ना हम जल्दी से अपने कमरे में चला गया। बसंत उसके कमरे में आए और उससे कहा, चला जल्दी से अपना भूसर्ट पैंट पहन तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे स्कूल जा रहे हैं। घर से कुछ ही दूरी पर बने बस स्टॉप से बस लेकर वह दोनों सिद्धार्थ के स्कूल के लिए निकल गए। पूरे रास्ते उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। बसंत को देखकर लग रहा है जैसे उनके मन में काफी कुछ चल रहा है। उनके माथे की लकीरें एक बार भी नहीं मिटी। आखिर में जब वह दोनों दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के गेट पर पहुंचे तो सिद्धार्थ ने देखा कि उसके पापा ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब में पड़ी हुई उस पैसों की गड्डी पर हाथ घुमाया। फिर वह दोनों सीधा मिस्टर वर्मा के ऑफिस की तरफ चल दिए। ऑफिस के सामने पहुंचकर अंदर जाने से पहले बसंत के मन में एक साथ काफी सारी बातें चल रही हैं, जैसे आज वह किसी भी कीमत पर खाली हाथ यहां से नहीं जाने वाले। सिद्धार्थ को स्कूल से निकाल दिया गया है और इसी सिलसिले में सिद्धार्थ और उसके पापा उसके प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा से बात करने आए हैं। तभी बसंत ने उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया।
किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मिस्टर वर्मा ने अपनी सख्त आवाज में कहा, कम इन। मिस्टर वर्मा की आवाज सुनकर बसंत ने अपने पीछे खड़े सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वह दोनों मिस्टर वर्मा के ऑफिस में एक साथ अंदर आए। सिद्धार्थ को वहां पर देखते ही मिस्टर वर्मा के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और वह नाराज होकर गुस्से में कहने लगे, तुम्हें तो हमने स्कूल से निकाल दिया था ना, तो फिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ अपना चेहरा नीचे झुकाए वहां पर खड़ा रहा और उसने कुछ नहीं कहा। निकल जाओ यहां से। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम यहां पर आ सकते हो, जैसे तुम अभी इस स्कूल में पढ़ते हो? अभी के अभी चुपचाप यहां से चले जाओ। प्रिंसिपल को इस तरह से नाराज देखकर बसंत तुरंत सिद्धार्थ के आगे आ गए और उन्होंने वो पैसों की गड्डी मिस्टर वर्मा की डेस्क पर रखते हुए कहा, साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए। हम अपने इस नालायक बिटवा को यहां पर हजूर से माफी मांगने के लिए लेकर आया हूं। हमका पता है कि आप ई का माफ कर दे। ई तो अभी बालक है, ई का बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन ई धीरे धीरे सब सीख जाएगा। नहीं बसंत, अब और नहीं, अब ये बात मेरे हाथों से भी निकल चुकी है। अब मैं तुम दोनों बाप बेटों की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस बार तुम्हारे बेटे ने सारी हदें पार कर दी। इस बार मेहरा जी की बेटी रुचि ने इसके खिलाफ शिकायत की है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो हर साल हमारे स्कूल को लाखों का डोनेशन देते हैं। अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हम आपसे विनती करता हूँ। बसंत ने उनसे गुहार लगाते हुए कहा, साहब, हमारा बेटा कल को कॉलेज के दाखिले की परीक्षा में बैठने वाला है। अगर आप ई का एक मौका नहीं देंगे तो ई की जिंदगी खराब हो जाएगी। हम आपके हाथ जोड़त हैं, आपके पैर पड़त हैं, ई का बस एक मौका दे दीजिए। लेकिन उन लोगों की बातें सुनकर मिस्टर वर्मा काफी ज्यादा इरिटेट हो गए। वह तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एक झटके से वो पैसों की गड्डी नीचे जमीन पर गिरा दी, जिससे जमीन पर यहां से वहां फैल गए। मैंने तुमसे कहा कि यहां से निकल जाओ तो निकल जाओ। अपने ये फटे पुराने नोट लो और चुपचाप यहां से चलते बनो। तुम्हारे बेटे की जिंदगी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को अरेस्ट करवा दूंगा। लेकिन बसंत नीचे जमीन पर पड़े हुए अपने बिखरे हुए पैसों को देखने लगा, जैसे वो सिर्फ पैसे ना होकर उसके बेटे के सपने बिखरे पड़े हों। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके ये पैसे जमा किए थे और आज फिर बसंत अपनी नम आंखों से मिस्टर वर्मा के गुस्सैल चेहरे की तरफ देखता है। आज उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहीं सिद्धार्थ अपने पिता की हालत देखकर हैरान है, जिसके पिता कल तक उसे स्कूल से निकाले जाने पर डांट रहे थे। आज वही पिता उसकी आंखों के सामने बेबस और लाचार खड़े हैं। ये देखकर सिद्धार्थ फौरन अपने पिता को कंधे से पकड़कर उठाता है। फिर वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और प्रिंसिपल की तरफ देखने लगता है। ये देख बसंत सिद्धार्थ की हथेली पर अपना हाथ रख देता है और उसे वहां से चलने का इशारा करते हैं। बसंत आगे भी कुछ कहना चाहते हैं, मगर इस वक्त उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस वक्त उनकी कोई भी बात सुनकर मिस्टर वर्मा का गुस्सा शांत होने वाला नहीं है, इसलिए बसंत का चेहरा उतर गया और वह मिस्टर वर्मा के ऑफिस से बाहर जाने लगे। रुको। तभी अचानक से मिस्टर वर्मा ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई, अपने ये पैसे भी समेटो। अगर रिश्वत ही देनी है तो उसका दम रखो, इतने कम पैसों से कुछ नहीं होता। अब दफा हो जाओ यहां से, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। वो गड्डी देखते ही मिस्टर वर्मा साफ समझ गए कि वो पैसे 40-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मिस्टर वर्मा को कौन बताए कि यह पैसे जिन्हें वो कम और फटे हुए बता रहे हैं, वो बसंत की जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। फिर बसंत और सिद्धार्थ तुरंत नीचे झुककर वो सारे पैसे उठाने लगे और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ गए। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ा, उसके कदम रुक गए। सिद्धार्थ और बसंत जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस से जाने के लिए पीछे मुड़े तो उन्हें बाहर एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जो उन्हें ही देख रही है। शायद वो लड़की दरवाजे पर काफी देर से खड़ी थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी के साथ देखा, मगर उसकी उन आंखों में सिद्धार्थ के लिए एक हमदर्दी भी है। सिद्धार्थ उस लड़की को जानता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आशी मेहता है। वह पहले एक दूसरी क्लास के मॉनिटर हुआ करती थी। वह दिखने में सुंदर, सबसे अच्छी तरह से बात करने वाली, पढ़ाई में अच्छी और बेहद समझदार है।
उसकी खूबसूरती को देखकर तो सिद्धार्थ का बस चलता तो वो उसे मिस इंडिया का टाइटल दे देता। तभी बसंत सिद्धार्थ से बोले, तू बाहर जा, मैं अभी आया। इतना सुनते ही सिद्धार्थ ने अपने प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा की तरफ देखा और फिर अपना सिर झुकाए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ गया। वहीं आशी को सिद्धार्थ के लिए बेहद बुरा लग रहा है। वो सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त सिद्धार्थ किस दौर से गुजर रहा होगा। तभी आशी सिद्धार्थ को हेलो करते हुए कहती है, सिड, तुम ठीक तो हो ना? मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और तुमने ये सब कर दिया। क्यों सिड, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तुम ध्यान नहीं लगाते। पर तुम परेशान मत हो, थोड़ी मेहनत करोगे तो मुझे लगता है कि तुम ये एग्जाम पास कर लोगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के बारे में भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आए तो तुम्हें कोई कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठने देगा। लेकिन ये सुनते ही सिद्धार्थ बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। इस वक्त वो ज्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं है। तभी ऑफिस के अंदर से मिस्टर वर्मा के चिल्लाने की आवाज आती है, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे उस नालायक बेटे को अपने स्कूल में वापस नहीं लूंगा। मुझे अपने स्कूल का नाम नहीं खराब करना ऐसे स्टूडेंट्स को रखकर। बसंत अपनी गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोल रहा है, ऐसा ना कीजिए सर, अब इस सब का कोई फायदा नहीं, निकलो यहां से अभी के अभी। कुछ देर बाद तभी बसंत मिस्टर वर्मा के ऑफिस से बाहर निकले। उनके बाहर आते ही आशी और सिद्धार्थ ने देखा कि वो गमछे से अपने आंसू पोंछ रहे हैं। उन्हें देखते ही आशी ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। आशी को वहां पर देखकर बसंत ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और कहा, नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूं अंकल, लेकिन आप कैसे हैं? क्या कुछ बात हुई है? आशी ने उनके चेहरे पर चिंता देखते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा। वो उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, इस लड़के ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। अब इसे तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने निकाल दिया है और वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बसंत को इस तरह से देखकर आशी को बेहद बुरा लगा और उसने तुरंत कहा, अंकल आप कहें तो क्या मैं अपने पापा से बात करूं? नहीं नहीं बेटा, इस नालायक के लिए क्या परेशान होना, मैं देखता हूं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा और गुस्से में कहा, अब यहां खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल यहां से। बसंत के इतना कहते ही सिद्धार्थ चुपचाप उनके पीछे पीछे वहां से चला गया। तभी उसने अचानक से रुककर देखा कि उसके पिता की आंखों में आंसू हैं। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा, मैं आपका नाम रोशन करके ही दिखाऊंगा। ये सुनते ही बसंत ने देखा कि सिद्धार्थ की आंखों में सच्चाई है। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं अब कड़ी मेहनत करूंगा। कुछ देर बाद बसंत और सिद्धार्थ ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल पहुंच गए। वैसे तो उन दोनों को ही पता था कि ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल एक सरकारी स्कूल है, मगर यहाँ की हालत सच में काफी खराब है। यहाँ दीवारों पर से पेंट उतरा हुआ है और क्लासरूम काफी गंदे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ से वहां लड़के हुड़दंग मचाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन बसंत और सिद्धार्थ के पास और कोई रास्ता नहीं होता। उनके हाथ उनकी बेबसी और लाचारी से बंधे हुए हैं। बसंत प्रिंसिपल ऑफिस में अंदर गए और उन्होंने जाकर उस स्कूल के प्रिंसिपल वीरेंद्र सिन्हा से कहा, नमस्ते सर, मैं यहाँ अपने बेटे के एडमिशन के सिलसिले में आया हूँ। वीरेंद्र ने आराम से उनके बेटे की फाइल्स उठाकर टेबल पर रखी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सेशन खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और अब कोई एडमिशन नहीं होगा। उनकी बात सुनकर बसंत ने चुपचाप अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और उनके टेबल पर रख दी। वीरेंद्र ने एक नजर उन पैसों की तरफ देखा और कहा, तो मतलब तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं साहब, ये तो बस स्कूल के विकास के लिए है। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरा बेटा और ये स्कूल एक साथ तरक्की करे। ये सुनते ही वीरेंद्र उन पैसों की गड्डी को उठाकर अच्छे से देखने लगे। वहीं बसंत के मन में यही डर है कि पता नहीं वो सिद्धार्थ के एडमिशन के लिए मानेंगे या नहीं। वीरेंद्र सिन्हा ने सिद्धार्थ के सारे रिकॉर्ड देखे और फिर कुछ सोचकर अचानक उन्होंने चुपचाप वो पैसों की गड्डी को दराज में रखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी नेकी की वजह से हम तुम्हारे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा है कहाँ? वहीं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सिद्धार्थ सीढ़ियों पर बैठा स्कूल का माहौल देख रहा है। उस स्कूल की पीली दीवारें
जिन पर से जगह जगह से पपड़ी गिर रही है। बच्चे इधर से उधर अपनी कॉलर चढ़ाए शोर मचाते घूम रहे हैं। कुछ टीचर जिनकी तोंद निकली हुई है वो भी अपनी ही बातों मस्त टहल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को स्कूल के डिसिप्लिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस माहौल के देखकर सिद्धार्थ को बस अपनी मजबूरी पर रोना आ रहा होता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल वीरेंद्र सिद्धार्थ को लेकर क्लासरूम की तरफ आते हैं। जब वह दोनों क्लास में पहुंचे तो वहां पर काफी हंगामा मचा होता है। आधे बच्चे अपनी पढ़ाई की किताबें पढ़ने की जगह कॉमिक बुक्स पढ़ रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो बाकी के बच्चे आराम से डेस्क पर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लास की आधी से ज्यादा सीट खाली पड़ी है क्योंकि क्लास के काफी बच्चे स्कूल अटेंड करने आए ही नहीं हैं। इन सारी चीजों के बावजूद टीचर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो तो बस उस ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ लिखने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए यह सब कुछ रोजाना की बात हो चुकी है। क्लास की ये हालत देखकर वीरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सबको डॉट कर चुप कराते हुए कहा, सारे के सारे कीप साइलेंस। ये सब क्या हो रहा है? ये क्लास है या सब्जी मंडी? चुपचाप से जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठो, नहीं तो सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तभी पीछे के बेंचेस से एक आवाज आई, ठीक है सर, बाहर कर दीजिए। ये सुनकर प्रिंसिपल वीरेंद्र बोले, ज्यादा होशियारी नहीं, जहां तुम अभी हो ना, हम वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं, समझे? और अगर ज्यादा बोले तो तुम जैसों को चीट करना मुझे आता है। तभी क्लास के ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े टीचर ने धीरे से कहा, सर, चीट नहीं टीच। इस पर प्रिंसिपल बोला, हाँ टीच। तुम भी ना गुप्ता, थोड़ा ध्यान दो इन निकम्मों पर। फिर इससे पहले कि वो टीचर कुछ कह पाता, वीरेंद्र ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, खैर, आज मैं यहाँ एक नए स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। इनका नाम है सिद्धार्थ कुमार और आज से ये सब आपकी ही क्लास में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, जाओ बेटा, जाकर बैठ जाओ, और गुप्ता जी आप मेरे साथ आइए जरा बाहर। और इतना कहकर प्रिंसिपल वीरेंद्र और मिस्टर गुप्ता वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ के अचानक मिड टर्म में आ जाने से सभी उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये स्कूल सिद्धार्थ के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का जरिया है। इस स्कूल के मुकाबले दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ज्यादा बेहतर था। यहाँ पर कोई चोरी छुपे अपने फोन में गेम खेल रहा है तो कोई ग्रुप बनाकर बातें कर रहा है। तभी सिद्धार्थ ने एक नजर अपनी पूरी क्लास पर घुमाई और उसके बाद वापस पढ़ने के लिए बैठ गया। सिद्धार्थ के पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता, क्योंकि वह अपने माँ बाप को एक बार फिर निराश नहीं कर सकता। अभी सिद्धार्थ को बैठे ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता कि तभी अचानक से 2-3 लड़के वहां पर आकर बैठ जाते हैं। उन लड़कों की शर्ट के कॉलर खड़े हैं और उन्होंने अपनी टाई काफी ढीली की हुई है। उनके शर्ट उनके पैंट से बाहर है। और फिर इससे पहले कि वो टीचर कुछ कह पाता, वीरेंद्र ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, खैर, आज मैं यहाँ एक नए स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। इनका नाम है सिद्धार्थ कुमार और आज से ये सब आपकी ही क्लास में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, जाओ बेटा, जाकर बैठ जाओ, और गुप्ता जी आप मेरे साथ आइए जरा बाहर। और इतना कहकर प्रिंसिपल वीरेंद्र और मिस्टर गुप्ता वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ के अचानक मिड टर्म में आ जाने से सभी उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये स्कूल सिद्धार्थ के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का जरिया है। इस स्कूल के मुकाबले दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ज्यादा बेहतर था। यहाँ पर कोई चोरी छुपे अपने फोन में गेम खेल रहा है तो कोई ग्रुप बनाकर बातें कर रहा है। तभी सिद्धार्थ ने एक नजर अपनी पूरी क्लास पर घुमाई और उसके बाद वापस पढ़ने के लिए बैठ गया। सिद्धार्थ के पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता, क्योंकि वह अपने माँ बाप को एक बार फिर निराश नहीं कर सकता। अभी सिद्धार्थ को बैठे ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता कि तभी अचानक से 2-3 लड़के वहां पर आकर बैठ जाते हैं। उन लड़कों की शर्ट के कॉलर खड़े हैं और उन्होंने अपनी टाई काफी ढीली की हुई है। उनके शर्ट उनके पैंट से बाहर है और उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वह कहीं से भी पढ़ने लिखने वाले शांत बच्चे नहीं है। अबे, तुझे पढ़ने के अलावा कुछ और सूझता नहीं है क्या? मैं कब से देख रहा हूं कि जब से तू आया है तब से यह किताब में ही मुंह छुपाकर बैठा है। इसमें किसी लड़की की फोटो वगैरह है क्या? सिद्धार्थ को देखकर एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे, तू कोई पढ़ाकू बच्चा तो नहीं है जिसे देखकर टीचर हमें भी पढ़ने बिठा दें। अबे यार,
इसकी वजह से तो हमें टेस्ट देने पड़ेंगे। दूसरे लड़के ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई देख, मेरी बात सुन, ये पढ़ना वढ़ना छोड़ दे। मेरे पास एक बहुत अच्छा गेम है, वो दिखाता हूं तुझे, चल। इतना कहकर वो लड़का तुरंत खड़ा हो गया और उम्मीद करने लगा कि सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन तभी एक लड़के ने बीच में आते हुए कहा, ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी बताऊं मैं सर को। टीचर की धमकी मिलते ही वो बच्चे आपस में फुसफुसाते हुए बोले, लो आ गया सर का चमचा। फिर तुरंत हंसते हुए उस लड़के से कहा, अरे अभिषेक, तू परेशान क्यों हो रहा है यार, हम तो बस इससे ऐसे ही बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम जा ही रहे हैं बस। इतना सुनते ही वो सब वहां से रफू चक्कर हो गए। सिद्धार्थ ने उस लड़के की तरफ देखा जो दिखने में दुबला पतला है और उसने चश्मे पहने हुए हैं। उससे कहा, बैंक यू। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग हैं ही ऐसे, हर किसी को परेशान करते रहते हैं, इसलिए मुझे इनके सामने टीचर की धमकी देनी पड़ती है। तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है ना? वो लड़का मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से बोला। हाँ। ये सुन उस लड़के ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम अभिषेक है। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए हो या कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी मिस्टर गुप्ता क्लास में आते हैं और सभी को चुप करा देते हैं। फिर वो सिद्धार्थ से पूछते हैं, तो जनाब, इससे पहले कौन से स्कूल में थे? सिद्धार्थ जवाब देता है, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सर। लेकिन पता नहीं क्यों सिद्धार्थ का जवाब सुनकर सारे बच्चे एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। तभी उनके टीचर गुप्ता सभी को चुप कराते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ। हाँ, तो तुमने मिड टर्म में अपना स्कूल क्यों छोड़ा? ये सवाल सुनते ही सारे स्टूडेंट्स सिद्धार्थ की तरफ देखने लगते हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, वो सर, क्योंकि मुझे पढ़ाई और वक्त की अहमियत का एहसास नहीं था, इसलिए मैं इस बार अपनी कोशिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन फिर से सिद्धार्थ की बात सुनते ही पूरी क्लास में हंसी का ठहाका गूंज जाता है। तभी अचानक से स्कूल की घंटी बज जाती है और सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर भागने लगते हैं। सिद्धार्थ भी अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ चल देता है। आज बेहद गर्मी है और सूरज अपनी आग बरसा रहा है। स्कूल के काफी सारे बच्चे गर्मी की वजह से शिकायत कर रहे हैं, तो कुछ स्कूल से निकलते ही एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ किसी अजीब सी उधेड़-बुन में लगा हुआ है। इत्तेफाक से दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे भी उसी वक्त पर अपने स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं। ये सब देखने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। सड़क के दोनों किनारों पर एक ही शहर की दो अलग अलग सूरतें देखने को मिल रही हैं। जैसे ही सिद्धार्थ स्कूल से बाहर निकलने लगा, तभी कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बंटी ने कहा, दोस्तों वो देखो, ये महाराजा कॉन्वेंट से पढ़कर आए हैं, जरा इनका रुतबा तो देखो। तभी एक लड़का सिद्धार्थ को धक्का दे देता है, जिससे सिद्धार्थ गिरते गिरते बचता है। ये देख रॉकी बोलता है, अरे भाई, महाराजा साहब तो लड़खड़ा गए, लगता है अभी इन्होंने ठीक चलना भी नहीं सीखा। इतना कहकर वो लड़के हंसने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ रॉकी की कॉलर जाकर पकड़ लेता है और अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, मुझे तुम लोगों की इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? मुझे अपने माँ पापा का नाम रोशन करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तुम्हारे जैसे आवारागर्दी करने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझा? ये सुनकर रॉकी गुस्से में सिद्धार्थ के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाते हुए गुस्से में बोला, बेटा अपनी ये हीरोगर्दी कहीं और दिखाइयो। और रही बात नाम रोशन करने की, तो यूनिवर्सिटी तो तू तब जाएगा ना जब तू यहां से जा पाएगा। लेकिन सिद्धार्थ रॉकी की आंखों में घूर कर देखता है, वहीं रॉकी भी सिद्धार्थ को घूर रहा होता है। तभी सिद्धार्थ रॉकी का कॉलर छोड़ते हुए बोला, यूनिवर्सिटी तो मैं जाकर दिखाऊंगा, तुम बस आइंदा अपने काम से काम रखना, समझे, वरना। और इतना कहकर सिद्धार्थ अपना बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। तभी बंटी रॉकी से अपनी हंसी छिपाते हुए पूछता है, भाई तुम ठीक तो हो ना? पर रॉकी गुस्से में सिद्धार्थ को वहां से जाते हुए देखकर कहता है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा लगता है, इसने मुझसे लिया है पंगा, तो अब होगा दंगा। सिद्धार्थ स्कूल से निकला ही होता है कि तभी उसके पास उसके दोस्त गौतम का कॉल आता है। हेलो सिड, कैसा है भाई, कहाँ गायब है आजकल? आजा मिलते हैं अपने अड्डे पर। लेकिन सिद्धार्थ उसे मना करते हुए जाता है, नहीं भाई, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी मिलते हैं।
पर गौतम सिद्धार्थ को फोर्स करते हुए कहता है, सिड आ जाना भाई, कुछ जरूरी काम है, हम वहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं, देर मत करियो। और इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोल पाता, गौतम फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ कैफे के सामने पहुंचता ही है कि तभी उसे एक आवाज आती है, हेलो सिड। वो आवाज सुनकर सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है तो वहां आशी खड़ी होती है। कैसे हो तुम? ओ हाय आशी, मैं ठीक हूं, तुम बताओ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर आशी बोली, लगता है तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो गया। सिड, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, कम से कम अब तुम एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठ सकते हो। हाँ वो मैं, सिद्धार्थ कह ही रहा होता है कि तभी उसे कोई पुकारता है, अरे सिड। वो आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने उस तरफ देखा जहां से वो आवाज आई होती है। उस ओर देखते ही उसे कैफे की तरफ आते हुए दो लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का करीब 6 फुट लंबा है और वह सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपना हाथ हवा में हिला रहा है। और उसे देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जिस लड़के ने सिद्धार्थ को पुकारा है उसका नाम गौतम है और उसके साथ चिराग खड़ा है। वह तीनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। सिद्धार्थ और गौतम एक ही क्लास में पढ़ते थे, जबकि चिराग उनके क्लास के दूसरे सेक्शन में पढ़ता था। जब से सिद्धार्थ दिल्ली में आया है तब से उन तीनों ने हर चीज एक साथ ही की है। वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं और दिखने में वो तीनों काफी हैंडसम और लंबे चौड़े हैं। चिराग सीधा सिद्धार्थ के पास आया और धीरे से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, और भाई सिड, क्या हालचाल? मैंने सुना है कि उस गंजे वर्मा ने तुझे स्कूल से निकाल दिया। ये सुनकर सिद्धार्थ ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिद्धार्थ का उतरा हुआ चेहरा देखकर चिराग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कहा, वो कमीना दंजा बुढ़ा, अब तुम कॉलेज में एडमिशन कैसे लोगे? तुम्हारे अच्छे मार्क्स आना बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धार्थ को अपने दोस्त के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है, मगर सिद्धार्थ इन सब चीजों के बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। तुम लोगों को किसी भी चीज के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर वह दोनों हैरान हो गए, मगर जल्द ही उनकी ये हैरानी सुकून में बदल गई। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि उसकी पढ़ाई पूरी होगी और वह आखिर में कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। इसलिए इस वक्त उन दोनों के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज और कोई नहीं हो सकती। तभी गौतम ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है यार सिड, मुझे पूरा यकीन है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब बस तू अपने नए स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना। हम भी उस गंजे वर्मा को बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। आज के बाद वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। चलो अभी ये सब छोड़ो और चलो अंदर चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिराग की बात सुनकर सभी कैफे में चले गए, लेकिन वो लोग अभी अंदर घुसे भी नहीं होते कि तभी उनकी नजर आशी पर पड़ती है, जो अपने हाथ में कुछ पेपर लिए वहीं खड़ी होती है। ये देखकर गौतम और चिराग ने मुस्कुराकर उसे हेलो बोला। तभी आशी ने अपने पेपर्स को संभालते हुए कहा, अच्छा चिराग और गौतम, क्या तुम दोनों इन पेपर्स को रिव्यू करने में मेरी मदद कर सकते हो? मगर इन पेपर्स में है क्या? गौतम ने उन्हें घूरते हुए पूछा। ओह, दरअसल ये कुछ मॉक टेस्ट हैं जो मुझे सर ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन्हें मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, आशी ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ ने आशी के हाथ में पकड़े हुए पेपर्स की तरफ देखकर कहा, आशी, क्या तुम मुझे इन पेपर्स की कुछ कॉपी दे सकती हो? उसकी बात सुनकर आशी थोड़ा सा चौंक गई और उसके सुंदर से चेहरे पर वह हैरानी साफ दिखाई दे रही है। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सिद्धार्थ को यह पेपर क्यों रिव्यू करने हैं। वह बेशक सब लोगों की बहुत मदद करता है, मगर उसे तो पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स की वजह से उसे पढ़ाई की अहमियत पता चल रही है? वो लोग वहां पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि तभी आशी और सिद्धार्थ को अपने बाकी दोनों दोस्तों से थोड़ा अलग हटकर खड़े होकर उन पेपर्स को डिस्कस करने लगे। लेकिन जब वो अपने पेपर्स डिस्कस करके कैफे में जाने लगे तो सिद्धार्थ ने देखा कि राज और रुचि उसी तरफ आ रहे हैं। रुचि ने हमेशा की तरह अपने नॉर्मल सी स्कूल यूनिफॉर्म
को काफी फैशनेबल बनाया हुआ है और राज का एक हाथ उसकी कमर पर है। राज और रुचि दोनों जैसे ही थोड़ा आगे आए और उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उनके कदम उसी जगह पर रुक गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने सच में सिद्धार्थ खड़ा है। उसे देखकर रुचि की आंखें खुली की खुली रह गईं और राज ने अपने सनग्लासेस उतार दिए। उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सिद्धार्थ सही सलामत उनकी आंखों के सामने कैसे खड़ा है। उन्होंने तो उसे जान से मारकर तालाब में फिकवा दिया था, तो फिर आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। सिद्धार्थ को जिंदा सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर रुचि ने तुरंत धीमी आवाज में राज से पूछा, तुम तो कह रहे थे कि ये मर गया है, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। राज उसकी बात का जवाब देना चाहता है, मगर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे अच्छे से याद है कि उसने और उसके आदमियों ने भी अच्छे से सिद्धार्थ को चेक करने के बाद ही तालाब में फेंका था। ये उसके लिए भी बेहद चौंका देने वाली बात है। वो धीमे कदमों से सिद्धार्थ के पास गया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के चेहरे पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया होता। वो अभी भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा है, जैसे वो उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? राज ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। जो तुम लोग यहाँ पर करने आए हो, कुछ खाने पीने? सिद्धार्थ ने आराम से जवाब दिया। साले, राज उससे कुछ कहना चाहता है, मगर आशी और आसपास और लोगों को देखकर उसने धीमी आवाज में सिद्धार्थ से कहा, तू अच्छे से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे चुपचाप बता दे कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। देख, जो हो गया सो हो गया, अब तू भी उसे भूल जा और मैं भी उसे भूल जाता हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैंने किसी से तेरी कंप्लेंट नहीं की, नहीं तो तू भी जानता है कि तेरा क्या हश्र होता। सिद्धार्थ ने धमकी भरी आवाज में राज से कहा। राज को सिद्धार्थ का यह एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। वह अभी के अभी उसकी जान ले लेना चाहता है, मगर वो इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर सिद्धार्थ सही सलामत कैसे है। क्या वो मरकर दोबारा जिंदा हो गया या फिर वो मरा ही नहीं था। तभी आशी ने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा सिद्धार्थ? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? आशी हमेशा से जानती थी कि रुचि सिद्धार्थ के लिए ठीक नहीं है, मगर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ओ, ये है तुम्हारा नया शिकार। रुचि ने आशी की तरफ देखकर कहा, तुम इससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये लड़का किसी काम का नहीं है, पढ़ाई हो या फिर कुछ और, ये हर चीज में जीरो है, जीरो। तुम दिखने में अच्छी हो और पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो, तुम्हें तो इस जैसे लड़के से बात भी नहीं करनी चाहिए। आशी को रुचि की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने आराम से जवाब दिया, रुचि, मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी समझ है कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, मुझे किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से राज जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा भी अच्छा है यार, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। तुम थकते नहीं हो क्या इस तरह से लड़कियां बदलते हुए? या फिर इस लड़की के अंदर कुछ ऐसा खास है जो इसे देखते ही तुम लहू हो गए? अगर ऐसा है तो हमें भी इसे अच्छे से देखने दो। लेकिन राज की बात सुनकर सिद्धार्थ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत आगे बढ़कर राज का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आशी के बारे में कुछ भी कहने की? सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो राज की जान ही ले लेगा। राज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार सिद्धार्थ की पकड़ बेहद मजबूत है और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ, राज ने गुस्से में सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा। वहीं आशी भी यह सब देखकर काफी घबरा गई। उसने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, ये सब मत करो, चलो यहां से। आशी की बात मानकर सिद्धार्थ ने राज को छोड़ दिया और उसके साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ राज अपनी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा होता। उसने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और कहा, अभी के अभी रिंग रोड के पास वाले कैफे पर आ जाओ और हाँ, उन सबको भी अपने साथ लेते आना। इतना कहकर राज ने गुस्से में फोन काट दिया। तभी रुचि ने राज की तरफ घबराकर देखते हुए पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है राज? मैं इस सिद्धार्थ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पिछली बार तो ये बच गया था, मगर इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब की बार ये नाली का कीड़ा मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। रुचि ने घबराते हुए कहा, लेकिन राज, अगर इसने अपना मुंह खोल दिया? नहीं राज, अगर इसने किसी को भी सब कुछ बता दिया तो? लेकिन ये सुनकर राज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, राज अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये अब कल का सूरज नहीं देख पाएगा। शाम का वक्त है और रात का अंधेरा शाम को अपने अंदर समेटे जा रहा है। गली चौराहे पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कहीं दूर से किसी के घर में से न्यूज बुलेटिन की आवाज आ रही है। इन आवाजों के साथ आ रही है तो सिद्धार्थ को अपने कदमों की आहट जो घर की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन तभी सिद्धार्थ को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। सिद्धार्थ फिर से मुड़कर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ को उसके पीछे आ रही कदमों आहट अब तेज आवाज में बदलती जा रही है। तभी सिद्धार्थ रुक जाता है और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं होता। सिद्धार्थ एक राहत की सांस लेता है और घर की तरफ जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसके सिर पर कोई लोहे की रॉड से वार कर देता है। पर सिद्धार्थ को बस हल्का सा दर्द होता है, लेकिन जब वो उस गुंडे की तरफ देखता है जिसने उसे वो लोहे की रॉड मारी है, तो सिद्धार्थ को उस गुंडे की आंखें हैरानी से भरी नजर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।